नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी? अभी आप लोगों ने देखा होगा रेलवे की तरफ से आरआरबी, एएलपी और आरपीएफ के लिए मॉक टेस्ट की लिंक दी गई थी, जिनमें बच्चों ने दिया और वहां पे एक प्रश्न उठने लगा कि सर यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न से बिल्कुल अगेंस्ट है। यहाँ पे देखा जाए तो मैथ्स के 29 प्रश्न हैं और अगर किसी संभाग में प्रश्न ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब किसी दूसरे संभाग में प्रश्नों की संख्या कम ही हुई होगी। तो अब सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि क्या पैटर्न बदल गया है, क्या इस बार मैथ्स के प्रश्न ज्यादा होंगे, बाकी संभाग के प्रश्न कम होंगे, या जो पुराना पैटर्न हमारा चलता आ रहा है, जैसे कि आप एलपी की बात करोगे तो मैथ्स के आपके 20 प्रश्न हैं, साइंस के 20 प्रश्न हैं और रीजनिंग के आपके 25 प्रश्न हैं, जीएस के आपके 10 प्रश्न हैं। तो क्या पैटर्न बदला है, एक बड़ा क्वेश्चन ये है। मैं आपको बच्चों बता दूं कि जो ये आपका मॉक टेस्ट दिया गया है, मॉक टेस्ट आपको क्वेश्चन जांचने के लिए नहीं दिया गया है। मॉक टेस्ट दिया गया है कि आप यूजर इंटरफेस को समझ पाएं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको सेव करना है, कैसे आपको टिक लगाना है, कैसे आपको सबमिट करना है, कैसे आपको लैंग्वेज चूज करना है। इसके लिए मॉक टेस्ट की लिंक दी जाती है, ना कि इसके लिए कि उसमें पैटर्न बताया जाए। पैटर्न पहले से ही आपको पता होता है तो पैटर्न लगभग लगभग वही रहेगा। फिर भी एक चीज आप मान के चलिए कि कभी भी जो बोर्ड होता है या रेलवे होता है, उनके बिना बताए भी ये लोग पैटर्न बदल देते हैं। तो इसके लिए दिमाग में एक चीज रखते हैं चलना कि अगर मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं या किसी संभाग के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप पैनिक मत होइएगा। अगर ऐसा होगा तो आपके लिए अकेला नहीं होगा, सारे बच्चों के लिए होगा। और वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो सबका जो नंबर होगा वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऐसे ही होगा। आते हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पूरी मैथ्स की एनालिसिस बताई थी, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, किस संभाग से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको वेटेज भी बताया था कि किस चैप्टर के लगभग कितने परसेंटेज वेटेज होते हैं एडवांस में। अरिथमेटिक में एडवांस का वेटेज थोड़ा रेलवे के एग्जाम में ज्यादा होता है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा इस सेशन में देख लेते हैं कि जो प्रश्न आपसे इस मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं, मैथ का स्तर क्या है। क्या मैथ का स्तर कठिन रहेगा या आसान रहेगा? मैं एक बार यहाँ पे जोड़ूंगा कि इस स्तर से आपके परीक्षा के स्तर का कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चे बोले सर इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसे एक बार हल करवा दीजिए। तो एक बार मैं आप सभी के लिए थोड़ा कम समय में ये सारे क्वेश्चंस आपको हल करके बता देता हूं किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे। तो इसमें देखा जाए तो ये जो आपके मैथ्स संभाग की बात की जाए, मैथ्स संभाग में ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का। और ट्रिग्नोमेट्री के 3 प्रश्न आपको इस 29 प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। ये बोला है कि एक 20 मीटर ऊंचाई के विद्युत पोल ने, एक ये विद्युत पोल है, ये 20 मीटर की ऊंचाई का है और ये क्या बना रहा है, एक छाया बना रहा है। जो छाया बना रहा है ये 20√3 का बना रहा है। तो ये पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये कोण क्या होगा, आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है। तो अगर ये थीटा पूछ रहा है तो आप सभी को पता होता है मेरे भाई कि tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर इसे परपेंडिकुलर बोलोगे और इसे अगर बेस बोलोगे, आधार, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, ये p/b हो जाएगा, है ना। और अगर इसे करेंगे तो 20/20√3 हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा यानी कि बचेगा 1√3। तो आप मुझे साथी सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कहां पे आती है। tan थीटा की वैल्यू आती है थीटा बराबर, जब 30 डिग्री होता है तब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ये कोई कठिन सा प्रश्न नहीं है। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, दूसरा प्रश्न आपको देखो तो यहाँ पे आपसे मेंसुरेशन से पूछा है। और ऐसे प्रश्नों को मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, हालांकि ये एक केवल मॉक है, लेकिन सम चतुर्भुज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। और सम चतुर्भुज में अगर बात किया जाए तो ये क्षेत्रफल विकर्णों के आधार पर पूछता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सम चतुर्भुज हो गया, एक तो आपका क्या होता है, रोम्बस इसे बोला जाता है। वैसे सम चतुर्भुज में आपका वर्ग भी आता है, लेकिन वर्ग में सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, इसमें 90 डिग्री नहीं होता। जरूरी नहीं कि ये कोण आपका 90 डिग्री हो, लेकिन इनके 2 डायगोनल होते हैं जो डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो एक डायगोनल को हम लोग D1 बोलते हैं और दूसरे को हम लोग D2 बोलते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है, ये इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो इसने बस प्रश्न में ये दे दिया कि एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण 12 है, D1 की वैल्यू इन्होंने बोल दिया 12, 1/2 आप तो लिखोगे ही और ये आप 12 लिख लोगे। इसने बोला कि आप D2 की वैल्यू निकाल दो भैया, अगर जो क्षेत्रफल है वो 108 दिया है तो कोई बात नहीं है, इसे 6 बार कट कर देगा और 6 इससे 6 कम 6 48, 8 6 48, 18 आ जाएगा। यानी D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D2 की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या चुन लेंगे, 18 हम लोग सही जवाब चुन लेंगे। तो 18 सेंटीमीटर बी विकल्प में दिया हुआ था, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही एक और तीसरा क्वेश्चन था, लगभग 29 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय पेशेंस से देख लोगे तो आपको ये सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। बोला कि 4 कैंडिडेट हैं और पंचायत इलेक्शन में है,
पंचायत चुनाव में 4 उम्मीदवारों को क्रमशः इतना 526 वोट मिला, 1132 वोट मिला, 5432 वोट मिला और 2400 वोट मिला। बोल रहा है कि विजेता उम्मीदवार का वोट प्रतिशत कितना है। देखो विजेता उम्मीदवार वही होगा जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा। कितना पाया है? 5432 पाया है। लेकिन कुल कितने में से पाया है? तो सारे वोटों को हम लोग जोड़ लेंगे। 526, हम 526 किसको किसको जोड़ लेंगे? 526 को जोड़ लेंगे, हम 1132 को जोड़ लेंगे, हम 5432 को जोड़ लेंगे और हम जोड़ लेंगे 2400 को। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10 ये हो गया 0। कैरी आई 1 3 3 6 6 2 8 एक, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 4 4 8 8 1 9 9 5 हो जाएगा 14 के 4, कैरी आएंगे 1, यानी 5 1 6 6 2 8 1 9 9 4 9 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे? 9 4 9 0 टोटल हुआ और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, ये 0 0 कट जाएगा। 5432 बटे 949 करेंगे, इसे अप्रोक्सीमेटली अगर आप लेके जाओगे तो 5430 ले लो और बटे यहाँ पे कितना ले लो? 950 ले लो, गुणे आप क्या कर दो? 10 कर दो, ये 0 से 0 कट जाएगा, 543 बटे 95 आएगा, गुणे 10 तो होगा ही होगा। कितनी बार जाएगा? यहाँ पे अगर देखो 4 बार जाएगा, 9 5 45, 5 बार तो जाएगा ही, यानी कि ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और उसके बाद ये 95, ये 543 है, अगर ये 100 होता तो 5.4 होता, यानी कि ये 100 से थोड़ा कम है तो ये 5.4 से ज्यादा होगा, मतलब कि 54 वाली वैल्यू तो ज्यादा नहीं होगी, तो ये 60 के करीब है, यानी कि 57.23। अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाते हैं ऐसे प्रश्नों में जो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते, हम लॉजिक लगाते हैं। मैंने लॉजिक क्या लगाया? देखो मैंने इसे अप्रोक्सीमेट किया, 949 को 950 लिखा, 532 को 530 लगाया, 0 से 0 हटाया, मेरे पास बचा तो यही था ना, 543 बटे 95। अब मैंने फिर एक बार दिमाग लगा के सोचा कि अगर ये 100 होता और ये 543 होता, गुणे 10 होता, तो इसका उत्तर तो 54.3 यहीं पे आ जाता कि नहीं आ जाता? अगर 100 होता तो ये 54.8 है, लेकिन ये 100 से काफी कम है 95, तो अगर नीचे की वैल्यू कम होगी तो ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी 54 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा जाएगी, स्लाइटली ज्यादा जाएगी, मतलब कि 55 56 57 तक जा सकती है, तो ये स्लाइटली ज्यादा जाएगी। तो 54 से एक ऊपर की वैल्यू 57.23 थी, मैंने इसे चुन लिया और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। और आपको परीक्षा में इसी प्रकार से सोचना है, तभी आप परीक्षा में सारे प्रश्न अच्छे से कर पाओगे। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं जल्दी से, इसको करने का प्रयास करते हैं। बोले कि अगर डायमीटर, यदि एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु क्या होता है? शंकु होता है आपका कोण होता है, और इसके आधार का जो व्यास, ये त्रिज्या होती है, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास इसने बोला कि जो इसका आधार का व्यास है, व्यास 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो जो त्रिज्या होगी उसकी आधी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसने ये आपसे बता दिया कि भैया इसकी जो ऊंचाई है ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी लगाने के लिए लगा दोगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बन गया, एक क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जिस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो ये आपका क्या बन रहा है? ये 3 बन रहा है, ये 4 बन रहा है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये क्या हो जाएगा? 5 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। तो विकर्ण आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, जो कर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो आपका 5 हो जाएगा। तो बस आपसे पूछा था कि इसका क्या निकाल दो? वक्र सतह क्षेत्रफल निकाल दो, यानी कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ये जो कर्व वाला पार्ट है, केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है, बेस का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है। ये जो आपने निकाला है इसे हम लोग एल ही बोलते हैं, एल बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, आर की वैल्यू 3 आपने दिया ही है, एल की वैल्यू 5 निकाल लिया, यानी कि 3.14 गुणे आप कर देंगे 15, तो 15 तिया 45 और 0.14 से गुणा और होगा तो 45 से थोड़ी ऊपर जाएगी वैल्यू। अब 45 से थोड़ी ऊपर वैल्यू कौन सी जाएगी? 47.14 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 47.14 इसका सही जवाब लगा देंगे। क्या कर देंगे? 47.14 इसका सही जवाब लगा देंगे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लो, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन में लगाना है, आप चाहो तो गुणा कर भी सकते हो, मैंने अप्रोक्सीमेट से लगा दिया। फिर बोला कि सामूहिक डेटा 5 3 24 18 और 35 को 16 का माध्य करो। आपसे स्टैटिस्टिक का भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसका मतलब वो ये तो बताना ही चाह रहा है कि आपसे स्टैटिस्टिक की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है भैया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका मीडियन निकालते हैं तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज कर देते हैं। सबसे छोटा 3 है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 16 है, उससे बड़ा 18 है, उससे बड़ा 24 है, उससे बड़ा 35 है। क्योंकि यहाँ पे 6 वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे कितने वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर n क्या होता है? n की संख्या अगर इवन होती है तो हम क्या करते हैं कि जो n और n+1 की मध्य वैल्यू होती है, मतलब कि जो मीडियन आएगा वो कहीं यहाँ पे आएगा, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 16 + 18 लिख देंगे और बटे 2 कर देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। तो इसे आप करोगे तो वैसे भी 16 और 18 के बीच की वैल्यू आएगी 17। 17 विकल्प में दिया है तो 17 आपका सही हो जाएगा, बाकी कोई भी विकल्प कोई भी वैल्यू 16 और 18 के बीच में नहीं थी। इसे आप करोगे भी तो 8 6 14, 2 1 3 34 बटे 2 करोगे तो आंसर तो 17 ही आएगा। तो हमने क्यों कैलकुलेट करना है? जब हमें
पता है कि आंसर इसका 17 ही आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे आपसे सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं एक बार देख लेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं हल करना है, ये √81 है, ये लिखा हुआ है 9, ये √1600 है, ये है 40, यानी कि इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हम लिख देंगे इसकी वैल्यू 40 और इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे 9 और 40 और 9 और ये अंडर रूट में जुड़ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी √49 और हम इसे जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7, यानी उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा 7। समझ में आ रहा है हाँ या ना में मुझे बताते रहना, कमेंट में बताते रहना कि हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत आसान भाषा में समझ में आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछा है कि x y की वैल्यू 3:2 है, ऐसे दशा में हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 मान सकते हैं। इसने आपसे पूछा है 2x + 3y और बटी क्या पूछा है 5x + 7y की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखो, चाहो तो आप इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हो कि ऑप्शन में 29 कहां पे आएगा। आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो नीचे आ जाएगा 15 और प्लस यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे तो 7 दूनी आ जाएगा 14, 15 14 आपका क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, यानी 15 14 29 हो गया। और यहाँ पे भी आप वैल्यू रख लो तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, यानी ऊपर आ गया 12, तो 12/29 हमारा क्या आ गया, 12/29 हमारा ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो हमें देखने से ही लग जाता है कि हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 आपको रखना था, सीधा रखते तो आपका 12/29 ही आएगा उत्तर। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसे आप हल करो। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बॉड वॉश लगाना बिल्कुल मत भूलना। ये 60 डिवाइड बाई 2 गुणे 5 है, तो 60 डिवाइडेड बाई हम इसे 2 गुणे 5 को 10 लिख सकते हैं, प्लस 5 गुणे 2 का क्यूब है तो ये इसे 8 लिख सकते हैं और माइनस लिख सकते हैं 15। अब 60/10 कर लेंगे तो आ जाएगा 6, 8 पंचे हो जाएगा 40 और कर देंगे -15। इसे आप चाहो तो 46 माइनस क्या कर दो, 46 - 15 कर दो और 46 में से अगर 15 जाएगा तो बचेगा कितना, 31 बचेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हम लोग इसमें क्या कर देंगे, सी विकल्प का चुनाव कर लेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन वैसे अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये क्वेश्चन रियल नंबर पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x + y बराबर 5 है और xy बराबर 18 है, तो आपसे पूछ रहा है x³ + y³ की वैल्यू क्या होगी। आपको ये उत्तर बताना है। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन से हट जा रहा हूं और आप लोग इसे खुद इस वीडियो को चाहे पॉज करके इसे लगाने का प्रयास करो, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने का अभ्यास भी होता रहे। तो सारे साथी ऐसे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल भागेंगे नहीं। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आराम से इसके उत्तर आ जाते हैं, तो इसे बार लगाने का प्रयास करेंगे और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने आसान तरीके से लगा सकते हैं। वैसे अगर आप इसके पेयर को सोचोगे तो पेयर हमेशा इसका क्या आएगा, पेयर हमेशा उल्टा आएगा, या पेयर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पेयर इसका इमेजिनरी नंबर आएगा। अब देखो x + y बराबर 5 दिया है, xy बराबर आपका 18 दिया है, तो हम फॉर्मूला सीधा लगा देंगे क्या, a³ + b³ का। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का जो फॉर्मूला होता है इसे आप लिख सकते हो x + y लिख सकते हो, और क्या होता है, ये होता है x² - xy + y², आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूला लगाने के लिए हमें x² + y² की वैल्यू चाहिए होगी, तो x² + y² की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, तो x + y का जब होल स्क्वायर करते हो तो ये क्या आता है, ये x² + y² + 2xy आता है कि नहीं आता है। यानी कि अगर हम x + y का होल स्क्वायर निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + y² की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x + y का होल स्क्वायर -2xy। हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो x + y की वैल्यू दिया है 5, यानी कि 50 हो जाएगा 25, और xy की वैल्यू 18, यानी कि हो जाएगा -36, और 36 में से 25 जाएगा तो आएगा -11। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि x² + y², ये क्वेश्चन क्या है, लॉजिकली गलत है, ये इमेजिनरी नंबर पे बनेगा। x² + y² बराबर -11 आ रहा है। कभी भी दो संख्याओं के वर्गों का योग माइनस नहीं होता, तो ये रियल क्वेश्चन तो नहीं है, इमेजिनरी क्वेश्चन है, बट हमें लगाना उत्तर तो है ही, क्योंकि हो सकता है कि कोई इमेजिनरी वैल्यू ले रही हो। तो हमें एक बार x² + y² की वैल्यू -11 आ गया। अब हमारे पास x + y भी पता है, हमारे पास x² + y² पता है, x - y भी पता है, यानी कि अगर हम इस वैल्यू को कहां पे रख दें, इस वैल्यू को यहां पे रख दें, तो x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + y की वैल्यू हो जाएगी 5, और 5 गुणे हम लोग क्या करेंगे, x² + y² की वैल्यू हो जाएगी -11, और -xy की वैल्यू हो जाएगी -18। यस और नो। इसे अगर हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 18 और 11 माइनस का क्या हो जाएगा, -29 हो जाएगा, और 5 से 15 होता है 150, यानी कि -145 का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प में देखें कहीं -145 दिया, हाँ दिया है, इस हिसाब से प्रश्न बिल्कुल सही बनाया गया है। तो -145 है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में कि नहीं ये तिकड़म ये लग रहा है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे इमेजिनरी वैल्यू पे भी अलजेब्रा के क्वेश्चन लग जाते हैं, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
आप इसके पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशन थे, इस पे वैल्यू पुट करके नहीं लगा पाते क्योंकि दो ही वेरिएबल दो ही इक्वेशन थे, आपको सॉल्व ही करना पड़ता और इमेजिनरी क्वेश्चन, इमेजिनरी वैल्यू का क्वेश्चन था, तो आपको इसे बाई आइडेंटिटी ही जाना पड़ेगा और कोई तिकड़म लगाने का मतलब नहीं यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके उत्तर को हम लोग जल्दी से इसका हल देख लेते हैं। 10 का क्या है? कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द टू नंबर, बोले कि x और y का जो अनुपात है वो 2:3 दिया है। बोले अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो ये क्या है? 726 है। तो आप बताओ कि सबसे छोटी संख्या क्या है? अब आप समझना कि जो x होगा वो हो सकता है n इंटू ए हो, और जो y होगा वो क्या होगा? वो m इंटू ए हो, क्योंकि जब कोई चीज रेशियो में होता है तो उनका एचसीएफ हटा लिया जाता है। या आप जैसे यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, दो संख्याएं लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे समझते तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाता शायद आपको, है ना? आपको ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हो। अगर ये आपको मैं ये बोल देता, क्या हो रहा है? अगर मैं आपसे ये बोल देता, क्या मैं आपसे बोल देता कि यहाँ पे n1:n2 क्या है? ये 2:3 है। मैं आपको बोलता कि n1 बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, n3 बराबर आपका हो जाएगा 3x, और बोला कि n1 इंटू अगर n2 करते हैं तो 726 है। यानी कि आप ऐसे बोलो कि 2x इंटू 3x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 726 हो जाएगा। यानी कि 6x स्क्वायर हो जाएगा 726। आप x स्क्वायर बराबर करेंगे तो 6 कम 6 जाएगा, और ये 12×6 = जाएगा, 6 कम 6 जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 121, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 11। अब x बराबर 11 आ गया तो छोटी वैल्यू कौन सी होगी? छोटी वैल्यू आपकी 2x होगी। यानी कि आप 2x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 गुणे x की वैल्यू 11 रख दोगे तो 22 आ जाएगा। यानी कि छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 22। तो आप इसे डायरेक्ट क्या सोच सकते थे? डायरेक्ट आपका 22 हो जाएगा। वैसे भी देखो, आपको इसमें इतना लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप एग्जाम में रहोगे तो आप कैसे करोगे? आपसे छोटी वाली वैल्यू पूछा तो छोटी वाली वैल्यू क्या होगी? ये तो 2x होगी। यानी कि ये 2x मतलब कि वो संख्या जो भी होगी, ये संख्या n1 जो होगी वो 2 से डिवाइडेड होगी। क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? हाँ है। ये संख्या 2 से है? नहीं है। ये संख्या 2 से डिवाइडेड है? नहीं है। ये संख्या 2 से डिवाइडेड नहीं है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमें ऐसे पारंपरिक तरीका एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप गो थ्रू ऑप्शन जाओगे, चुटकी में लगाओगे। बेस्ट ट्रिक आपको देने वाला हूं, इस बात के लिए परेशान मत होइए। एक एक क्वेश्चन को आपको सबसे बेस्ट ट्रिक से, सबसे आसान अप्रोच से कराने का आपको मैं प्रॉमिस करता हूं और वही कराऊंगा। इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। बताऊंगा सारे मेथड, लेकिन लास्ट में आपको वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में करना है। बोले कि 5/3 यहाँ पे दिया 5/3, और क्या दिया हुआ है? 27/40। ये आपके दो संख्या दिया हुआ है। बोले इनके व्युत्क्रम के गुणनफल का व्युत्क्रम। सबसे पहले इनका व्युत्क्रम लगाओ। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा। ये 5/3 है तो ये 3/5 हो जाएगा, और ये 27/40 है तो 40/27 हो जाएगा। बोले इनका गुणा करो और जो आए उसका भी व्युत्क्रम ले लो। तो ये 3 9 जाएगा, ये 8×5 = 40 जाएगा, तो 8/9 आ जाएगा। यानी अभी जो आंसर चाहिए इसका भी व्युत्क्रम चाहिए, तो उसका फिर से उल्टा कर दो तो उत्तर आ जाएगा आपका 9/8। उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 9/8। और वैसे भी जब उन्हें व्युत्क्रम के गुणनफल का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम आपको कट गया। ये जो आपका पारंपरिक तरीका है, लेकिन आप बुद्धिमान हो, ये व्युत्क्रम कट गया, मतलब आपको सीधा क्या करना है? इसका गुणनफल करना है। तो आप सीधा क्या कर दे? 5/3 गुणे क्या करते थे? 27/40 करते थे। ये 5×8 = 40 आ जाता, 3 9 27 आ जाता, उत्तर आ जाता 9/8। आपको ये ज्यादा उल्टा पुल्टा करने का मतलब नहीं था, इसमें उल्टी हो जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका 9/8 सही हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि सीधा करना ज्यादा आसान है कि फालतू में उसके पीछे इतना पारंपरिक तरीका लगाने का मतलब है? कोई पारंपरिक तरीका लगाने का मतलब नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखो, लोग इसे, बहुत सारे लोग इसे सॉल्व करेंगे। मैं कहूंगा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसने बोला कि दोनों के फैक्टर कौन से हैं। आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे -9x आ रहा है। वैसे भी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड स्क्वायर निकालोगे तो x² - α + β × x प्लस क्या होता है? अल्फा बीटा। ये आपको तो पता है ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इसी फॉर्म में होता है। और जो अल्फा होता है, अल्फा और बीटा क्या होते हैं? रूट होते हैं। अल्फा बीटा को x - अल्फा और बीटा को x - बीटा लिखा जा सकता है। ये बस आपको पता है। अगर मैं लिख रहा हूं आपको पता है, ये चीज नहीं पता है तो जान जाइए। तो जाहिर सी बात है जो रूट है x - अल्फा x - बीटा के रूप में लिखा होगा। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या ऐसा गुणा किया जाए कि वो क्या हो जाए? -9 है। तो अगर ये प्लस का 3 है, इसे x बराबर करते तो x बराबर -3 आता, और यहाँ पे x बराबर -6 आता। अगर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का 18 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे भी आपका आएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे -9 आ जाएगा, और इस फॉर्मूले में अगर -9 रखते, ये फॉर्मूले में -9 रखते तो ये प्लस का 9 दे देता। तो ये प्लस प्लस वाला नहीं होगा, माइनस माइनस वाला होगा। नहीं समझ पाए? मैं फिर से आपको समझाता हूं इसमें तिकड़म क्या लगाना है। तिकड़म ये लगाना है कि आपको इतना तो पता है ना भाई मेरे कि अगर x - 3 लिखा है तो x बराबर 3 लिख दोगे, x - 6 लिखा है तो x बराबर 6 लिख दोगे। यानी यही अल्फा है, यही बीटा है। आप अल्फा बीटा को जोड़ो कि यहां पे आ जाए।
तो ये एक्स स्क्वायर लिखोगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 और 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या होगा 9 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 3 का गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा, यानी यही उत्तर आपका हो जाएगा सही। अगर आप कोई और लेते तो साइन उल्टा सीधा है, कभी माइनस, इसमें माइनस 18 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 18 है तो नहीं होगा, यहाँ पे गुणा करोगे तो भी माइनस 18 मिलेगा क्योंकि प्लस 18 होना चाहिए तो ये भी नहीं होगा, और इस वाले में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये x बराबर -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x बराबर -6 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ -6 हो जाएगा, इसे माइनस माइनस करोगे तो प्लस तो हो जाएगा, तो -9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब -9 रखते तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाता, जो इस इक्वेशन को गड़बड़ कर देता, इस कारण से क्या हो जाएगा, इस कारण से हम सीधा उत्तर क्या लगा देंगे, उत्तर हमारा डी विकल्प हो जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा डी विकल्प हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कितना आसान तरीके से, हमें इसे कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, हम इसे क्वेश्चन देखते विकल्प देखते लगा देते, अगर आपको कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का पता है तो। क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और भी आसान क्वेश्चन आपसे पूछा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू फिल एन एम्प्टी पॉन्ड विद वाटर, एक खाली तालाब में पानी, बस ये बोलो कि एक खाली तालाब में 2 पाइप लगे हैं, पाइप ए 70 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से कितने में भर सकता है, 80 घंटे में। प्रश्न ये पूछा था दोनों मिलके कितने देर में भर लेगी, तो ये प्रश्न सबसे आसान है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 560, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 7, 560 बटे 70 करेंगे 8, 560 बटे 80 करेंगे 7, इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 15, दोनों साथ में भरेंगे तो कुल कार्य किया जाना है 560, साथ में कार्य करेंगे 15, यानी 15 तिया 45 हो जाएगा, 45 और 5 6 5 11 110 जाएगा, 15 7 105 जाएगा, 50 जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 37.33 आपका उत्तर आ जाएगा, और ये 37.33 विकल्प सी में दिया हुआ था, तो सी विकल्प पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। फिर इसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन एक आसान, बहुत आसान सा क्वेश्चन फिर से पूछा। क्या पूछा कि एक आदमी है 1/4 सैलरी एजुकेशन पे 1/4 सैलरी खर्च करता है, फूड पे खाने पे कितना खर्च करता है 1/3, और बाकी जो सेविंग होता है वो रिमेनिंग होता है, तो रिमेनिंग बचेगा कितना, रिमेनिंग करने के लिए एक में से हम 1/4 और 1/3 जोड़ के माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा और 4 और 3 ऊपर जुड़ जाएगा, यानी 1 में से 7/12 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 5/12, यही इसकी क्या है, यही इसकी सेविंग है। अब हमें सोचने का आसान तरीका देखो, इसने बोला कि कुल उसकी आय 60,000 है, तो जो नीचे वाला होता है आय 60,000 होता है, यानी कि 12 बराबर 60,000 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 1 बराबर 5,000, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 5,000 हो जाएगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा 25,000। हम सीधा क्या लगा देंगे, सीधा लगा देंगे, उत्तर हमारा 25,000 हो जाएगा, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हम इतने आसानी से इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक बार आपका त्रिभुज से क्वेश्चन पूछ लिया और थेल्स थ्योरम यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से इसमें क्वेश्चन पूछा, बोल रहा है कि मैं आपको सीधा प्रश्न समझा दे रहा हूं कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है P है, ये Q है, ये R है, बोला कि इस पे एक दो बिंदु हैं, मध्यवर्ती नहीं है, बोला कि 2 बिंदु हैं, इन्हें आपस में ऐसे मिलाओ कि ये XY और QR पैरेलल हो जाए, या तो ये मध्य बिंदु बोल दे या तो ये पैरेलल बोल दे, समझ जाना थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम में इसको बोला कि जो पी वाई है, पी वाई 3 है और ये 5 है, 3:5 का रेशियो है, और इसने बोला कि पी एक्स की वैल्यू अगर 7 है तो इसका आप पूरी की वैल्यू क्या निकालो, पी क्यू की वैल्यू निकालो। थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि ये वाला पार्ट बटे पूरा, यानी कि 3 और पूरा करेंगे तो 3 + 5 करेंगे, ये बराबर हो जाएगा ये वाला पार्ट प्लस पूरा, यानी कि 7 बटे क्या हो जाएगा पी क्यू। तो बस आपको यही निकालना है, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 5 3 8, 8 गुणे 7 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, यानी कि ये 56/3 हो जाएगा, यानी कि ये कट कर दो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा 26, 3 8 24 जाएगा, और 20 फिर 18.66 हो जाएगा, 18.66 हो जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, ए विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लो, इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसने बोला कि दो संख्याएं हैं, एक x है, ये किसी संख्या z से 30% कम है, एक y है, ये किसी संख्या z से 20% कम है। तो z अपने आप में अगर 100% होता तो ये कितना होता 70%, ये कितना होता 80%। इसने बोला बस इसी का रेशियो निकाल दो, यानी कि 70% इस टू 80% आपसे पूछ लिया, तो रेशियो क्या हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आप लगा नहीं लोगे, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। सबसे आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या बोल रहा है कि 10,000 की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 1,600 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे। आप देखो 10,000 रुपए पे ब्याज कितना मिला 1,600 मिला, अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकाला जाए तो कितना 16% आएगा। ये देखो आपको मैं परसेंटेज वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूं, यानी कि ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, कितना है 16%। कहने का मतलब कि कुल ब्याज 16% मिल रहा है, तो आपसे ये बोला कि ब्याज का दर जो है वो 8% है,
यानी एक साल में अगर 8% तो कितने साल में 16%, 2 साल में 16%। तो यही तो आपसे चाह रहा है कि 16% कितने साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2 साल सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें इन्होंने क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने आपसे पूछ लिया कि 40 मजदूर 100 मीटर लंबी सड़क मरम्मत का कार्य 50 दिनों में करते हैं। मतलब ये M1D1, ये कौन सा लगाओगे, M1D1 बटे W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2 बटे W2 का कॉन्सेप्ट लगा दिया। इन्होंने बोला कि 40 मजदूर हैं, इन्होंने क्या बोला कि 40 मजदूर हैं, आदमियों की संख्या 40 है, 50 दिन में कार्य कर रहे हैं, कितना कार्य कर रहे हैं, 100। अभी बोला कितने अतिरिक्त संख्या हो जाए, तो 40 प्लस x कर लो। और D2 की वैल्यू उन्होंने बोला कि कितने दिन में समाप्त कर लें, कि 40 दिन में ही समाप्त कर लें, और काम उतना ही है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, 50 बराबर 40 प्लस x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 में से 40 माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम आंसर क्या लगा देंगे, आंसर सीधा 10 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछ लिया। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर लेंगे, इस चीज को देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आप ये देखो, ये 5 स्क्वायर प्लस 15 लिखा है, यानी 25 प्लस 15 बटे आपका 8 लिखा है, प्लस 3 गुणे 6 लिखा है, माइनस 2 ऑफ 3 लिखा है। तो 25 प्लस 15 आपका क्या हो जाएगा, 40 बटे 8 हो जाएगा, प्लस 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और ऑफ यहाँ पे कुछ और नहीं है, तो सीधा 2 गुणे 3 यानी कि 6 कर दो। ये हो जाएगा 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस 6। दोनों को जोड़ोगे 18 5 23 माइनस 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 17, यानी उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा 17। 17 आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20 के 29 प्रश्न थे, कायदे से अभी तक आपका समाप्त हो जाना था, लेकिन वो 29 प्रश्न पूछ लिया, तो हमें करना ये भी पड़ेगा। बोला एक ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। 60 किलोमीटर पर घंटा के चलने वाली एक ट्रेन, टाइम कितना है, 2 मिनट में किसी को पार कर जाता है, 2 मिनट में किसी खंबे को पार कर जाता है। 2 मिनट मतलब 2/60 घंटे, यानी कि 1/30, 1/30 घंटे। तो आपसे अगर ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो वो तो आपको डिस्टेंस जो होता है, अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, कभी ट्रेन अगर पोल को या किसी पेड़ को पार करती है, तो अगर उसकी स्पीड और समय का गुणा कर दिया जाए तो उसकी लंबाई मिल जाती है। यानी कि स्पीड कितना है 60, और यहाँ पे टाइम कितना 1/30। मैंने 1/30 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हावर था, यहाँ पे भी आर हो जाएगा, दोनों को सेम यूनिट करने के लिए किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 2000 मीटर, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई 2000 मीटर हो जाएगी। फिर क्वेश्चन है कि आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि वह ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है। क्या बताना है, 242, 634 और 358 को क्रमशः 2 4 8 शेष रहने पर विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। कह रहा है कि 242 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए, या फिर 634 को उसी संख्या से विभाजित किया जाए, या फिर 358 को उसी संख्या से विभाजित किया जाए। तो क्रमशः रिमाइंडर 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 8 बच रहा है। ऐसे प्रश्न आपके एचसीएफ पे होते हैं। लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 242 में से आप 2 को माइनस कर दोगे, 40 बचेगा। 634 में से 4 को माइनस कर दोगे, 630 बचेगा। और 358 में से 8 को माइनस कर दोगे, 350 बचेगा। अब इन सभी का अगर एचसीएफ ले लो, तो एचसीएफ आपका केवल 10 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 24 बचेगा, यहाँ पे 63 बचेगा, यहाँ पे 35 बचेगा, और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 ही एचसीएफ हो जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर इसका 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपसे और पूछा, और ये आसान क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री का आसान क्वेश्चन इसने मॉक में क्या रखा, बोला कॉट 15 गुणे कॉट 75 गुणे कॉट 60 गुणे कॉट 30 प्लस tan 45। tan 45 का मान तो 1 होगा। कॉट 30 और कॉट 60, अगर इसे हम बदलें तो ये tan, इसे क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट 90 माइनस 60 लिख सकते हैं इसे, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मतलब कि tan 30 हो जाएगा। तो tan 30 और कॉट 30 ये दोनों का गुणा होकर हो जाएगा 1। ऐसे कॉट 75, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 15, 90 माइनस 75, इसे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो ये tan कितना हो जाएगा, tan आपका 75 हो जाएगा। तो tan 75 कॉट 75 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यानी उत्तर आ जाएगा 2। तो उत्तर हम लोग क्या लगा देंगे, बी विकल्प इसका सही लगा देंगे। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है, इस क्वेश्चन को देख लो। बोला कि एक वृत्त है, क्या बोला, एक वृत्त है, और वृत्त पे एक जीवा खींचा गया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, एक ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका एक वृत्त है। इस वृत्त पे 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है, 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, आपसे कौन सा डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये तो आपको आसान है, अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर अच्छा ये 10 है, अगर त्रिज्या 10 है तो ये 10 है, तो ये भी आपका 10 होगा। और अगर ये 16 है तो ये बीचों बीच से कट करेगा, 8 हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट निकाल देना है, ये लिखा है 2 गुणे 4, ये लिखा है 2 गुणे 5, तो 5 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी ये लिखा हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, आपका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 इसको देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, 45,000 में एक सोफा सेट बेचकर एक लाभ कमाता है। जब वही सोफा 39,000 में बेच जाता जाता है तो व्यापारी को पहले स्थिति में अर्जित लाभ के बराबर हानि होती है। मतलब हानि और लाभ अगर बराबर हो जाए, हानि और लाभ बराबर हो जाए तो दोनों एसपी को आपको जोड़ देना है, यानी SP1 प्लस SP2 कर देना और बटे 2 कर देना, ये फॉर्मूला याद रखो। तो 45 और 39 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 84,000 आ जाएगा। 84,000 बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 42,000, यानी उसकी जो सीपी आ जाएगी, सीपी क्या हो जाएगी 42,000। सिंपल सा फॉर्मूला था, बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। अब आपसे एक क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का, खूब भर भर के क्वेश्चन इसमें पूछा है। ट्रिग्नोमेट्री का पूछा कि 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो साफ साफ 1 बटे 1 लिखा है, और यहाँ पे 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, बराबर 2 साइन थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 बराबर 2 साइन थीटा है, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा बराबर 1 कब मिलता है, जब थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ये क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे बोला कि एक बैंक 55,000 का ऋण एक दुकानदार को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रदान करता है। 2 वर्षों के बाद दुकानदार की जमा होने वाली राशि क्या है। जब केवल 2 वर्ष के लिए दे तो आपको ये पता है कि ये 5 + 5 + 5 गुणे 5 बटे 100, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आपकी इतनी ही मिलेगी, यानी 25 + 0.25 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25.25, सॉरी 25 कह रहा हूं 10, ये 10 + 2.5 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू कर देंगे ये 10 + 0.25 यानी 10.25। आप सीधे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो ना। अगर 10% लाभ होता तो 55,000 का 10% कितना होगा, 10% आप निकाल लो, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी कि कितना होता 5500, ओरली निकाल सकते हो। यही 5500 का ब्याज है, मूलधन में जुड़ जाता, तो इसमें अगर 55,000 जोड़ देंगे तो ये कितना मिलेगा, ये आपका 60,500 तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 60,500 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि 0.25 भी है, तो 60,500 से थोड़ी वैल्यू कौन सी ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, यानी बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, केवल दिमाग, अगर दिमाग है तो सब कुछ आपका हो जाएगा और मिनटों कम सेकंडों में हो जाएगा। इसे देख लेते हैं, इसका उत्तर देख लो क्या बोला, द वैल्यू ऑफ 1 बटे 0.05, 1 बटे 0.05 ऑफ मतलब गुणा 2 बटे 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये तो 100 बटे 5 लिखा है ना भाई, ये 2 बटे 5 लिखा है, ये 5 20 हो जाएगा, 20 2500 हो जाएगा, ये 5 24 हो जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 8 आपका सही जवाब आ जाएगा। तो इसे तो बिल्कुल आसानी से लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, बोला कि जब किसी संख्या को, ये बहुत पेट क्वेश्चन है, ये बहुत पेट क्वेश्चन है, मैंने कितनी बार आपको बताया है, कितनी बार आपको बताया है कि ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आप देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर जब किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है, ये क्या है, ये किसी संख्या, ये D1 है, जब ये D1 है और तो शेषफल कितना बचता है 27, यदि उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ऐसे में R1/D2 हमेशा आंसर आता है। R1 कितना बच रहा था 27, यहाँ का जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा, और D2 कितना है 6, 27 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी विकल्प हम लोग लगा देंगे। फिर एक अंतिम क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, इसे भी देख लेते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। कि बोला 200 और 500 में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 4 5 से डिविजिबल होगी। कोई संख्या 3 4 5 तीनों से डिविजिबल है, मतलब इनके एलसीएम यानी कि 60 से डिविजिबल है। तो 200 के ऊपर पहली संख्या 240 डिविजिबल होगी, फिर 300 डिविजिबल होगी, फिर 360 होगी, फिर 420 होगी और फिर 480 होगी। इसके बाद अगर जाएंगे तो 540 हो जाएगी, जो संख्या क्या हो जाएगी 500 से ज्यादा हो जाएगी। इधर आएंगे तो 180 होगी, जो 200 से कम हो जाएगी। यानी यही 5 संख्याएं हैं जो इनके बीच में इनसे डिविजिबल हैं, तो संख्या की संख्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप देखो ये क्वेश्चन आपके मॉक में पूछे गए हैं। ऐसे में साइंस का भी करवा दूंगा, विज्ञान के प्रश्न का भी जितने हैं वो सारे आपको करवा दूंगा। आप चाहते हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, लाइव चाहते हो रिकॉर्डेड चाहते हो, मैं उस आधार पे आपको कर दूंगा। लाइव चाहते हो तो कल शाम को 6 बजे लाइव करवा दूंगा, वरना मैं रिकॉर्डेड ही अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी चैनल को मैं नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और ये समझिएगा कि ये मॉक टेस्ट है आपको इंटरफेस दिखाने के लिए, ना कि आपका पैटर्न और ना आपको लेवल दिखाने के लिए। लेवल और पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।